लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज हम देखेंगे वाई पाकिस्तान इज़ स्टिल अंडर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जब आप कौमों का मवाजना करते हैं तो आपको पता चलता है कि देर आर सो मैनी रीजन्स बिहाइंड राइज एंड फॉल ऑफ द नेशन। तो इसमें मुख्तलिफ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि बेसिकली किसी भी कौम को ऊपर की तरफ ले जाती हैं या उसका फॉल शुरू होता है। और ये जो रीज़न्स होते हैं इसी की वजह से कौमें आस्ते आस्ते तरक्की पे जाती हैं और फिर तरक्की से नीचे आना शुरू कर देती हैं और वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती हैं। तो हम आज अगर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रोमन्स हों, पर्शियंस हों, फ्रेंच हों, ग्रीक हो या इवन ऑटोमन एम्पायर हो, तो इन सब ने इसी सर्कल को कंप्लीट किया। बेसिकली ये एक फेज़ में अपने आए, इन्होंने पीक की और पीक करने के बाद फिर ये डिक्लाइन पे चले गए। सो इस राइज, पीक और डिक्लाइन के सर्कल को कहा जाता है बिग साइकिल ऑफ द नेशंस। आज हम इस बिग साइकिल के ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे कि इस बिग साइकिल में पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बजाय तरक्की करने के नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिग लाइफ साइकिल ऑफ द नेशंस। बट उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट्स दीजिए ताकि मैं आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक में हम लोग अपने हेड पे आ जाते हैं, बिग लाइफ साइकिल। तो बिग लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये 3 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है राइज, यानी किसी भी नेशन का राइज। एंड देन उसके बाद कोई भी नेशन अपने पीक पे पहुंचती है और ये वो टाइम होता है जब वो नेशन अपने उरूज के ऊपर होती है। उसके बाद थर्ड जो इसका स्पेल होता है वो होता है डिक्लाइन। ये वो स्टेज होता है जिस पे नेशन डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाती है। यहाँ मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि कौमों की ज़िंदगी में 50-60 या इवन 100 साल भी कोई बहुत बड़े पीरियड को डिफाइन नहीं कर रहे होते। कई कौमें ऐसी हैं जिन्होंने बहुत लेट तरक्की शुरू की और उसके बाद उन्होंने कामयाबियाँ हासिल करनी शुरू की, जबकि कई कौमें ऐसी भी हैं जिन्होंने आते साथ ही बहुत जल्दी तरक्की भी शुरू की और अपने पीक पे भी चली गई, मगर उसके साथ उनका डिक्लाइन या फॉल भी बहुत जल्दी शुरू हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हर कौम की तरक्की और उसकी नाकामी के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत अहम होते हैं और उसी के ऊपर काम करके आप किसी कौम को तरक्की की बुलंदियों पे देख सकते हैं और किसी कौम का जवाल देख सकते हैं। सो पहले स्टेज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्पेल होता है वो कहलाता है राइस। जब कोई कौम नई बनती है, कोई नई कौम आज़ाद होती है, कोई कौम इन मारज़ वजूद में आती है, तो उसका राइस शुरू होता है। उस स्टेज पे लोगों का जो कैरेक्टर होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है। लोग कुछ करना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं उनको एक अच्छी लीडरशिप मिल जाए तो इस सोने पे सुहागा होता है। और वो गुड लीडरशिप के उनको एक रास्ता दिखाता है, उनकी एक कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, उनकी एजुकेशन में इजाफा होता है, वो पॉजिटिव होते हैं, वो ट्रेड करना चाहते हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाते हैं। और इससे क्या होता है कि वो कौम आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप तरक्की करना शुरू कर देती है। पाकिस्तान के केस में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो पहला टेन्योर था जिसमें पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, आज़ादी हासिल करने के बाद उसके साथ ही उसके ऊपर एक लीडरशिप का बहरान पैदा हो गया। कायद आज़म दुनिया से रुखसत हो गए और उसके बाद कौम ने कुछ ऐसी कोशिशें करके एक सही लीडरशिप को चूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्या हुआ कि कौम आस्ता आस्ता उस लेवल पे नहीं जा सकी। वो कि उस वक्त जो लोग थे वो राइज़ करना चाहते थे, वो तरक्की चाहते थे, उनमें एक कैरेक्टर बिल्डिंग हुई हुई थी और वो चूँकि एक रिकग्नाइज्ड नेशन से, इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की थी, तो उनका इंस्टीट्यूशन और उनका स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड भी बड़ा मजबूत था। उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी समहाउ एक हद तक हो रही थी, जॉब्स भी क्रिएट हो रही थी, कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, एजुकेशन के ऊपर वो लोग बहुत फोकस कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि यही चीज़ आने वाले कल में हमें किसी स्टेज पे ले जा सकती है। तो अगर आप ये फर्स्ट एरा देखें तो आप देखेंगे कि उस दौर में पाकिस्तान ने समहाउ कुछ ना कुछ तरक्की भी की और उस तरक्की का रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा कुछ इंस्टीट्यूशन में भी कुछ बेहतरी आई। जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेड के सेक्टर को देखें तो वहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, जो इंटरनेशनल उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हुई। लेकिन ये वो पीरियड था जिसको
مزید آگے لے جانے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت تھی اور لیڈرشپ نہیں آ سکی. سو اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج قوموں میں شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیک کا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اس اسٹیج پہ اس کو کور کر کے اور پھر نیکسٹ اسٹیج پہ آتا اور اگلے 20-25 سالوں میں 30 سالوں میں پیک کے اوپر چلا جاتا. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جو لیڈرز کا بحران پیدا ہوا تو لوگوں نے اس میں جو کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کو ختم کر دیا. جو لوگوں کا انویسٹمنٹ کے اوپر ایک ٹرسٹ تھا وہ کچھ حکمرانوں نے نیشنلائزیشن اور اس طرح کے اسٹیپس لیے جس سے وہ ٹرسٹ بھی ختم ہو گیا. سو ہونا کیا شروع ہوا کہ 70s کے ایرا میں پاکستان اپنی ترقی کو سسٹین نہیں کر پایا. یہ وہی ترقی تھی جو 50s سے 60s کے دوران ہو رہی تھی, اور اگر پاکستان اسی اسپیڈ کے ساتھ اس ترقی کو جاری رکھتا تو وہ بھی اپنے نیکسٹ اسٹیج یعنی پیک کی طرف آتا جہاں اس کو اس کی سسٹینیبلٹی کرنی پڑتی. تو پاکستان اپنے نیکسٹ اسٹیج کی طرف آیا تو صحیح, اسپیل کی طرف آیا اس کی, لیکن پیک کے بجائے ڈکلائن کی طرف. وہ کیوں ہوا کہ اس وقت آپ کا لیڈرشپ کا بحران پیدا ہوا. پھر اس کے بعد کچھ ایسے اسٹیپس لیے گئے جس سے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو گئے. جیسے ہی انسٹیٹیوشن ویک ہوئے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر جو انسٹیٹیوشن بھی مضبوط ہوتا ہے وہ ساری چیزوں پہ اپنی فورس یا اپنی کمانڈ دینا شروع کر دیتا ہے, اور جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آپ کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ یہ حاوی آتی گئی, ایجوکیشن پیچھے چلی گئی, ٹریڈ پیچھے چلا گیا, کیریکٹر پیچھے چلا گیا. تو آنے والا ٹائم جو تھا 70s 80s کا اور ایون 90s کا, یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان نے ڈکلائن کی طرف سفر شروع کر دیا اور پاکستان نیچے جانا شروع ہو گیا. سو یہی وہ ٹائم تھا جس میں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کرتے تو ہم کامیاب ہو سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ اس پیریڈ کے بعد جو پیریڈ آتا ہے یعنی جو ڈکلائن کا پیریڈ آتا ہے جس میں کہ لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور امیر اور غریب کا فرق بڑھ جاتا ہے, جس میں ریلیجن کو استعمال کرتے ہوئے کیریکٹر ختم کر دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ ایک فرقے بازی اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ پیریڈ پاکستان میں آنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے ہم مزید ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو گئے. تو یہ وہ وجوہات تھے جن کی وجہ سے پاکستان آج بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کھڑا ہوا ہے اور اس کی اکانومی کی کنڈیشن وہ ہو گئی ہے جو شاید کہ اس سے پہلے کبھی پاکستانیوں نے ایزیوم بھی نہیں کی تھی. سو یہ وہ بیسک وجوہات ہیں. اب ان کے اوپر 16 ایسے سیکٹرز ہیں, 16 ایسے فیکٹرز ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس پہل اگر ہم وہ اسٹیپس لیں یا ان ریزنز کو ہم مینیج کر لیں تو پاکستان آج بھی ترقی کی راہ پہ آ سکتا ہے. کیونکہ میری آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو میں اپنی 16 ریزنز جو کہ پاکستان اس وقت بھی لے کے ترقی پہ جا سکتا ہے اس کی ویڈیو پارٹ 2 میں بناتا ہوں جو کہ آپ کو انشاءاللہ جلدی دیکھنے کی ملے گی. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا.